नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरज दुबे और आज हमारे साथ हमारे हिंदी टीम के कुछ विशेष या कह सकते हैं कि जितने भी शिक्षकगण हैं उनमें से कुछ विशेष चर्चा के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। चर्चा हम शुरू करेंगे, लेकिन पहले आप लोगों से उनका परिचय करा दें। हालांकि काफ़ी अच्छी तरीके से आप सभी लोगों से परिचित हैं। हमारे बाईं तरफ से अगर हम शुरू करेंगे तो दिलीप सर हैं। आप इनसे इतिहास और तमाम सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा लगातार देखते हैं। उनके ठीक बगल में ओम सर हैं। इनके माध्यम से आप लोगों को करंट अफेयर्स के वीडियो ज़रूर मिल रहे होंगे। साथ ही साथ हमारे ठीक बगल में बाईं तरफ अमरेंद्र सर हैं और इधर दाईं तरफ हमारे मनीष सर और मुकुल सर। तो इन सारे जो शिक्षकगण हैं, इनके माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी जो विषयगत सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं। अमरेंद्र सर ने अभी हाल ही में बैच 1 जो हमारा था स्टडी IQ IAS का जो फाउंडेशन बैच हिंदी में जो शुरू हुआ, उसकी शुरुआत की है। राज व्यवस्था विषय के साथ उन्होंने शुरुआत की है। अब हम मुद्दा ये तय कर लेते हैं कि आज की जो चर्चा है वो किस पर चलने वाली है। तो विषय आपको सबको कुछ मालूम ही हो गए हैं। इधर से इतिहास, करंट अफेयर्स, राज व्यवस्था और फिर भूगोल और साइंस यानी कि विज्ञान और तकनीकी विषय के विशेषज्ञ यहाँ पर आपके साथ बैठे हुए हैं। लेकिन इन सब में एक विशेष चर्चा मैं और कर लूँ, एक विशेष व्यक्ति की चर्चा और कर लूँ जिसके माध्यम से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वो ओम द्विवेदी जी हैं, जो कि करंट अफेयर्स को डील कर रहे हैं, इस समय देख रहे हैं। और आज की चर्चा का विषय भी यही है कि ये जो सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या फिर साइंस या फिर इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इन सब में क्या महत्वता है, किस तरीके की इम्पोर्टेंस है करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो बेसिकली आज इसी पर चर्चा होगी और चर्चा में देखते हैं कि किस विषय में या किसी विषय की कितनी इम्पोर्टेंस है करंट अफेयर्स की। तो सर, जैसा आपको मालूम है कि करंट अफेयर्स इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हो रहा है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें। सर, जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है, यूपीएससी ने जब से ये पैटर्न चेंज किया है, तब से करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस है जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रीज़न उसमें ये है सर कि करंट अफेयर में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए, किस तरह से आएगा, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। करंट अफेयर में जो चीज़ें चल रही हैं, वहाँ से स्टैटिक पोर्शन को लिंक करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो हमारा मुख्य परीक्षा हो। तो दोनों में ही आपको उसका लिंकेज एस्टेब्लिश करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो इस यही हमारा यहाँ पर काम है कि अगर आपको ये पता चल गया कि जैसे अभी रायसीना डायलॉग हुआ, तो उसके बारे में हम उसको ज्योग्राफी से भी लिंक कर लेंगे, है ना? क्योंकि भाई रायसीना अरावलीज़ के टॉप मोस्ट पोर्शन में एक है जिस जगह पे हमारा राष्ट्रपति भवन वगैरह बना, तो उसको हम ज्योग्राफी से भी लिंक करेंगे। उसके अलावा अभी मतलब कोई भी आप सब्जेक्ट लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट में जो चीज़ चल रही है, उस चीज़ को अगर आपने स्टैटिक के साथ लिंक करके नहीं पढ़ा, तो आपके आंसर राइटिंग जो पार्ट है, उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिक्कत आएगी। या मैं अगर एक अलग भाषा में कहूँ, तो आप अगर अपनी कॉपी है जो, वो अगर अलग करना चाहते हैं दूसरे स्टूडेंट से, तो आपने अगर वहाँ पे कुछ न कुछ करंट अफ़ेयर्स की चीज़ें इंक्लूड नहीं की, तो आपकी कॉपी और दूसरे स्टूडेंट की कॉपी में कुछ ख़ास अंतर नहीं दिखेगा, क्योंकि जो भी बच्चा प्री पास किया है, वो बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज उसके पास होता है कि वो एक अच्छा आंसर लिख रहा है। सभी लोग आंसर लिखते हैं, लेकिन जैसे ही हम डिफरेंस की बात करते हैं, तो जो मेन डिफरेंस है वहाँ पर, वो करंट अफेयर है। जैसे ही आप वो चीज़ें डालते हैं, तो आपकी कॉपी दूसरे की कॉपी से अलग हो जाती है। बिल्कुल, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम अपना पढ़ाई करें तो पढ़ाई के दौरान भी हमें जो जो भी विषय हम पढ़ रहे हों, उसमें करंट के पॉइंट्स को लेकर के चलना जी, चाहिए। जी, जी। तो सर, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं दिलीप सर, तो क्या मैंने देखा है कई बार बच्चे कमेंट्स भी करते हैं कि सर इसका अद्यतन कुछ है क्या? इसको करंट अफेयर से कुछ जोड़ा जा सकता है क्या? तो आप कहाँ तक इसको देख पाते हैं कि ये सही है बच्चों का ये प्रश्न? निश्चित तौर पे विरद ये बिल्कुल सही है कि जब हम इतिहास को देखें, इतिहास विषय में जो पाठ्यक्रम है सिविल सेवा का, उस पाठ्यक्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें, तो चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास हो, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, आधुनिक भारत का इतिहास हो या फिर विश्व का इतिहास हो, जो कि मुख्य परीक्षा में यह सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें निश्चित तौर पर कुछ ऐसी गतिविधियाँ रहती हैं, जो कि करंट अफ़ेयर्स से जुड़ी हुई रहती हैं और यदि हम अपने आंसर में, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अपने आंसर में हम उन बातों को पुट करते हैं, यदि उस तरीके से सवाल पूछा गया,
तो फिर निश्चित तौर पर यह एक बेनिफिशियल हो सकता है अभ्यर्थियों के लिए, उनके मार्क्स को और गेन करने में ये मदद करता है। यानी कहीं न कहीं ये बात सही है, जैसे अभी इन्होंने बिल्कुल, कहा कि बिल्कुल, मैं ओम सर एक से अलग बिल्कुल सहमत हूँ और मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल के माध्यम से इसको पुष्ट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अभी हाल ही में इतिहासकारों ने यह देखा है कि दिल्ली में 7 नगरों के बारे में उन्होंने कुछ पुष्टि की है जी, और उनमें से जो सबसे पुराना शहर या फिर नगर है, वो मेहरौली को देखा गया है ना? अब यह तो एक मध्यकालीन गतिविधि से जुड़ी हुई घटना है। तो अब हाल के समय में जब ये एक जानकारी मिली है कि हाँ भाई दिल्ली में 7 नगर हैं जिनमें मेहरौली है, सीरी है, फिरोज़ाबाद है ना? तो इन शेरगढ़ है, इन सभी को यदि हम जानकारी में रखते हैं, कभी यदि इनसे जुड़े हुए सवाल पूछ लिए गए कि आखिर मेहरौली का महत्व क्यों है? मेहरौली इससे संबंधित जो अन्य उसके ऐतिहासिक पक्ष हैं, उससे जुड़े हुए सवाल यदि पूछ लिए गए, तो फिर वहाँ पर बच्चे को दिक्कत नहीं होगी यदि उसने अद्यतन जानकारी हासिल की है तो। जी, जी। तो इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि उसी तरीके से विश्व इतिहास में भी यदि हम देखें, तो विश्व इतिहास में भी कई सारे ऐसे पक्ष हैं जो कि हाल के समय में भी वो महत्व रखते हैं। जैसे कि रूस और यूक्रेन के बीच में हम लोगों ने लंबे समय से युद्ध की स्थिति देखी है जी, और यह जो युद्ध की स्थिति है, यह कहीं न कहीं अमेरिका के साथ भी जुड़ाव रखती है। हुँ, हुँ। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो शीत युद्ध का दौर चला, उसमें सोवियत संघ, तत्कालीन सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जिस तरीके से एक तनातनी की स्थिति रही, उसका एक रिफ्लेक्शन बाद में देखा गया कि सोवियत संघ का विघटन होता है, यूक्रेन एक अलग देश बनता है और हाल के समय में यूक्रेन और अमेरिका के बीच में एक जुड़ाव की स्थिति देखी जा रही है। तो जब हम इस पृष्ठभूमि को समझते हैं और साथ ही तत्कालीन जो गतिविधियाँ चल रही हैं, उसको भी जब हम उसमें अटैच करते हैं, तो यदि कभी विश्व इतिहास में भी इस तरीके से प्रश्न पूछे गए, तो हम इन बातों को उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं और यह निश्चित तौर पर लाभकारी हो सकता है अभ्यर्थियों के लिए। अच्छे अंक इससे कमाए जा सकते हैं। तो इतिहास विषय के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जैसा अभी दिलीप सर ने बताया, अभी नए नगरों की चर्चा हुई दिल्ली में, उसको निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है और ऐसा पहले भी यूपीएससी कर चुका है। मुख्य परीक्षा में इसके कई उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। सर अभी सर ने एक नाम लिया था रायसीना हिल्स का, तो मुझे लगता है कुछ पॉलिटी भी इससे कनेक्ट हो सकती है क्या, या इसको भी हम करंट अफेयर्स में लेकर के आ सकते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, पॉलिटी से तो जुड़ेगा ही क्योंकि रायसीना हिल्स ठीक-ठीक देखा जाए तो जो हमारी राजनीति है, उसका केंद्र बिंदु है। वहीं से शुरू मतलब है, सारे ठीक जो है। बड़े पद हैं या जो सारे लोग पूरे देश के लिए जो कुछ भी बनता है, वो इसी हिल से होता है ना? लेकिन मैं ये जो हम लोगों की चर्चा है आज, इस चर्चा में कहीं न कहीं एक करंट अफेयर्स के साथ-साथ जो हमारे परंपरागत विषय हैं, उसके बीच में एक द्वंद बच्चों में रहता है कि कितना समय दिया जाए। और बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट करंट अफेयर्स पढ़ने के चक्कर में वो वास्तव में जो परंपरागत विषय है उसको कहीं न कहीं कम कर रहे होते हैं बिल्कुल। या ऐसा कह दें कि वो जो समय प्रबंधन करते हैं, उस समय प्रबंधन की स्थिति ऐसी होती है कि 50% 50% समय वो करंट अफेयर्स को दे रहे हैं और 50% समय वो परंपरागत विषय को देते हैं। हम्म। तो ऐसी स्थिति में बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि यूपीएससी हमेशा से किसी भी समय वो अपने पैटर्न को अचानक से बदलता बदलती है ना? और उस टाइम पे फिर जो आपकी स्ट्रेटजी होती है, आपकी जो रणनीति होती है, वो कहीं न कहीं फिर एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद धराशायी हो जाती है। फिर आपके समझ में नहीं आता है कि फिर हमने तो अभी तक जो पैटर्न देखा पिछले 4 वर्षों में, 5 वर्षों में, उसमें करंट अफ़ेयर्स लगातार बढ़ रहा था, तो हमने बहुत समय दिया। हम्म। इसलिए मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा कि यूपीएससी का भी अपना एक माइंडसेट है कि जो चीज़ें हमारी परंपरागत विषय हैं, उसका भी ज्ञान हमें चाहिए, मजबूती से चाहिए और साथ ही साथ आप अपडेट भी होते रहें, जो कुछ समाज में, जो कुछ विश्व में बदल रहा है, उसको भी आप करते रहें। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ठीक-ठीक प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में इसके थोड़े से औसत को निकालें, तो हमें लगता है कि ये 70-30 का औसत आता है। परंपरागत विषय और समसामयिकी की बात करें करंट अफ़ेयर्स की, तो 70-30 का अंतर आता है। तो हमें ऐसा लगता है कि समय प्रबंधन भी आपको इसी तरीके से करना संतुलन चाहिए, इसमें आवश्यक है बहुत एक प्रकार ज़रूरी से। है। सर इसमें मैं एक है ना? पॉइंट ऐड इससे करना क्या चाहूँगा। होगा थोड़ा-सा कि जब कभी ऐसे परिवर्तन आते हैं, हम लोगों ने देखे हैं, कई बार देखे हैं कि पूरी तरीके से करंट अफ़ेयर से 3-4 सवाल पूछे गए। बाकी सारे के सारे जो
आपके प्रश्न थे वो परंपरागत विषयों से। तो जब यूपीएससी को लगने लगता है कि आपकी पढ़ाई का आधार केवल मैगज़ीन्स हो गई हैं, आपकी पढ़ाई का आधार केवल न्यूज़पेपर हो गया है और यूट्यूब हो गया है और आप परंपरागत विषयों से हटते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो फिर से आपको उस तरफ ले जाता है। क्योंकि करंट अफ़ेयर्स की कोई भी चीज़ हो, उसका अपना जो आधार है, वो ये परंपरागत विषय ही हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि जो भी करंट अफ़ेयर्स के साथ आप पढ़ें, है ना? उसके लिए भी जो आपकी रणनीति होनी चाहिए, वो ये है कि समसामयिकी को आप एक एकाध मैगज़ीन, न्यूज़पेपर और एक कोई जो क्लास आप कर रहे हैं और उसको मल्टीपल बार करें। ऐसा नहीं है कि 60% 70% समय आप करंट अफ़ेयर्स पे दे रहे हैं और 30% आप परंपरागत विषयों में। तो ये जो थोड़ा-सा वर्सेस वाला मैं यहाँ पे लेके आना चाह रहा था कि बहुत बार सवाल होता है कि करंट अफ़ेयर्स को कितना समय दें? तो करंट अफ़ेयर्स को आपको अपने तैयारी का 30% जो समय है वो देना चाहिए और अगर आप 10 घंटे 12 घंटे की पढ़ाई हर दिन कर रहे हैं, तो उसमें से अगर आप 3 साढ़े 3 घंटा आप अपने प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए समसामयिकी को देखते हैं, तो बाकी 5 से जो 6-7 घंटे हैं, वो आपको परंपरागत विषयों के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के साथ देखना चाहिए। तो ये मेरा ओवरऑल विचार अगर है। ये समझा जाए जी। कि जो भी परंपरागत विषय हैं और उसको अगर हम करंट अफेयर्स के साथ जोड़ के देखें तो एक बैलेंसिंग होनी चाहिए टाइम की, जो कि एक सही तैयारी को एक रूप देती है, एक अच्छी तरीके से सर उसको यहाँ पूरे पर मैं कुछ एक चीज़ कहना चाह और रहे थे ऐड सर। करना हाँ। चाहता हूँ। मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर से, क्योंकि सर ने जो बात बोली ये बिल्कुल सही है कि ये अभी मुझे कई, क्योंकि एक बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है, तो बच्चों के माध्यम से ये चीज़ पता भी चल रही है। तो बहुत आप समय सर है की जो ये वाली बात से सहमत हैं कि नहीं सर 70-30 का आंकड़ा हाँ, होना हाँ चाहिए? सर, मैं कहीं ऐसा तो इस नहीं कि नहीं, 30 और नहीं, नहीं, 70 कर नहीं, दें नहीं, सर नहीं सर, इसको? मैं सर की 70-30 वाली बात से ही सहमत हूँ। ठीक है। अब सर उसमें मैं मतलब ये इसको सर ने जो एक हम द्वंद की तरह नहीं, इसको हम हाँ, पूरक हाँ। की तरह लेके चलते हैं। मैं यहाँ पर एक ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ सर की बात से, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स बहुत बड़े-बड़े हैं सर। हुँ। अब बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है, स्टैटिक पे उसने पूरा पढ़ा। अब उसके बाद होता है कि सर पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ ली, पूरी क्लासेस पढ़ ली हैं, लेकिन बाद में ऐसा फ़ील हो रहा है कि कुछ है ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, रिवीजन कहाँ से करें? हुँ, हुँ, ये हुँ, हुँ। वाली चीज़ जैसे आती है, तो करंट अफ़ेयर का रोल कहाँ है? जैसा सर ने कहा 30%, वो 30% किस जगह पे अपना रोल प्ले करेगा? वो जो 30% है, जैसे कि अभी गवर्नर चर्चा में रहे पंजाब के कारण, हाँ, हाँ, हाँ। तो आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब सर गवर्नर का टॉपिक पढ़ाएं, तो वो चीज़ें जो आपने करंट अफेयर में गवर्नर से रिलेटेड पढ़ी हैं, वो उनको वहाँ पर एक जगह पे आप नोट करिए या लिखिए या दिमाग में रखिए उन चीज़ों को अपने, बिल्कुल। ताकि जब आप गवर्नर से रिलेटेड आंसर लिखें, तो वो चीज़ें जो अभी करंट की हैं और हमने गवर्नर में कवर कर ली हैं, ठीक है, तो वो आपको उसमें ऐड ऑन करनी है। वो 30% है जो वो उस जगह पे अगर आपने इंक्लूड कर लिया, तब तो वो काम का है, वरना ये है कि वो जो 30% है पता नहीं चलता कब 70 में बदल जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है तो यहाँ जिसमें पर भी कि यही है कि एक संतुलन एक आवश्यक जी, है जी, और जी। उसको हम करंट के साथ और शायद ये अपने कोर्स में इस तरीके की चीज़ें इन्वॉल्व भी हो रही इन्वॉल्व होंगी। जी, जी। इसी स्ट्रक्चर को लेकर के हम आगे चलते हैं कि इसी के लिए हम 30% और हाँ, 70% का रेशियो ठीक बिल्कुल, बना रहे। बिल्कुल और कैसे आपको करंट अफ़ेयर्स करना है, इसके लिए हम लोगों ने यूट्यूब पे लक्ष्य सीरीज़ शुरू की है, हुँ। जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से जितने भी 1 वर्ष के जो कुछ भी समसामयिक करंट अफ़ेयर्स जुड़ा हुआ है, हुँ, हुँ। उसको हम लोगों ने अलग से कराया है। तो कोई भी छात्र अगर ये समझ नहीं पा रहा है कि सर हम कैसे आपस में चीज़ों को जोड़ें, तो आप लक्ष्य सीरीज़ हमारा जो यूट्यूब पे चल रहा है, वो आप देख सकते हैं। उसमें पॉलिटी का 1 वर्ष का जो करंट अफ़ेयर्स है वो ख़त्म हो गया है। अभी अतुल सर ने इकोनॉमिक्स का शुरू किया है, आर्ट एंड कल्चर मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी हमारे, सब्जेक्ट्स को उसमें लिया जिसमें जाएगा। करंट अफ़ेयर्स जुड़ सकता है, उन सारे सब्जेक्ट का करंट अफ़ेयर्स हम लोग करा रहे हैं। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे समसामयिकी को परंपरागत विषयों के साथ करना है। करना है, जुड़ना है। तो ये आपने कुछ चर्चा में पॉइंट सुने होंगे जिसमें अभी सर ने अपने राज्य व्यवस्था का पक्ष रखा, सर ने हिस्ट्री यानी इतिहास का भी पक्ष रखा, लेकिन हमारे दाईं तरफ में जो 2 महानुभाव हैं, जिनमें से एक यहाँ पर मुकुल भारद्वाज सर हैं और एक हमारे मनीष सर हैं, और ये दोनों टेक्निकल सब्जेक्ट्स को डील करते हैं। कुछ ऐसा विश्वास स्टूडेंट को भी है कि जो साइंस है वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, यानी उसकी अप्रोच कुछ ऐसी है, और कुछ उसी टोन में आपको ज्योग्राफी भी देखने को मिलती है। तो क्या यहाँ पे हम किसी प्रकार से देख सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही जान रहे हैं, एज ए स्टूडेंट हम समझ रहे हैं कि भाई ये तो तकनीकी विषय हैं, इनमें हमें उन परंपरागत चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए जो हमने अपने एकेडमिक्स में पढ़े हों। तो करंट अफेयर्स का उसमें कैसे रोल हो सकता है जब हम ज्योग्राफी को डील करते होंगे? सर ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हम लोग भूगोल पढ़ना शुरू करते हैं और इस प्रकार की गलत अवधारणा फैली हुई है कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है
वो केवल एक स्टैटिक सब्जेक्ट है। मतलब उसमें अगर आपने सिर्फ कंसेप्ट समझ लिया, परंपरागत जो टॉपिक है वो आपने समझ लिया, तो आप मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। ये बात कहीं हद तक सही भी थी 2013 से पहले, जब तक यूपीएससी ने पैटर्न चेंज नहीं किया था। लेकिन 2013 के बाद अगर हम मुख्य परीक्षा और साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा में आप देखेंगे तो एक शब्द है जिसको बोला जाता है स्टैटोडायनेमिक कंसेप्ट। उसका मतलब ये है कि वो चीज़ें जो डायनेमिक अर्थात करंट अफेयर्स में जो चल रही हैं उनको आप स्टैटिक पोर्शन से या परंपरागत जो मुद्दे हैं उनसे कैसे जोड़ के चलेंगे। जैसे हाल ही में जो भूकंप के झटके महसूस हुए सीरिया और तुर्की में, ये झटके जो महसूस हुए ये आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक है। अगर आपको इसको स्टैटिक के साथ जोड़ना है तो आपको भूकंप के बारे में पता होना चाहिए, भूकंपीय तरंगों के बारे में पता होना चाहिए। तो भूगोल और इवन आप अगर यूपीएससी का सिलेबस में हम देखें तो यूपीएससी के सिलेबस में हम पाएंगे कि यूपीएससी ने बहुत ही वेल स्ट्रक्चर करके अपना सिलेबस दे रखा है, जहाँ पे उसने 4 अलग अलग पेपरों के उसने पूरा सिलेबस दे रखा है, हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया हुआ है। और हर पॉइंट के बाद में जहाँ पे यूपीएससी को ज़रूरत लगी कि यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की आवश्यकता है, वहाँ पे उसने बहुत अलग से उसको मैंशन किया हुआ है। तो हम उस सिलेबस को साथ में रखते हुए चलें और साथ ही साथ 2013 के बाद जो प्रश्न पत्र आए हैं उनके मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा को हम देखें तो हमको पता लगता है कि कौन सा जो टॉपिक है उसमें आपको करंट को अच्छे से पढ़ना है और कौन सा टॉपिक हाँ बिल्कुल ऐसा है जिसको आपको सिर्फ स्टैटिक पोर्शन को लेके चलना है। तो एक टॉर्च जैसे रोशनी प्रदान करता है, उसी प्रकार जो यूपीएससी के एक सिलेबस है और यूपीएससी के जो पिछले साल के जो पेपर हैं वो इस रोशनी का आपको देंगे, ताकि हम ये पता लगा पाएँ कि हमको कितना समय अपनी तैयारी का स्टैटिक पोर्शन को देना और कितना समय हमको करंट पोर्शन को देना है। तो जैसे ये कोर्स में अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी कोर्स की चर्चा कर लेते हैं। जी सर। जब हम ज्योग्राफी विषय को वहाँ पर देखेंगे या पढ़ा रहे होंगे तो उसमें हमने कुछ पोर्शन रखे होंगे जो हमारे स्टैटिक हैं, जैसा जी कि सर। बच्चों को मालूम है कि ज्योग्राफी है तो स्टैटिक पोर्शन जी ज़्यादा सर। रहता है, तो उसको लेकर के पढ़ेंगे। तो क्या कोर्स में ये स्ट्रक्चर्ड है कि हर जो चैप्टर हैं उसमें उस समय घटने वाली घटना या संभावित जो घटनाएं हैं उसका रूप रखा जाए? सर कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से प्लान किया गया है कि हर एक टॉपिक जो आज या आज से पहले जो उसमें जो घटनाएं हो चुकी हैं जो यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, यूपीएससी में हम लोग ये मानते हैं कि पिछले करीब 15 महीने तक का आपको करंट अफेयर्स पता होना चाहिए। तो हमने ये मान के कोर्स को स्ट्रक्चर किया है कि आज से 15 महीने पहले भूगोल में उस टॉपिक को लेके कौन सी घटना हुई है, वो कैसे हम लोग मुख्य परीक्षा में उसका प्रयोग कर सकते हैं, कैसे उसको प्रारंभिक परीक्षा से उसका सवाल बन सकता है, ये पूरी चीज़ें जिसको हम लोगों ने इंक्लूड किया हमारे कोर्स के स्ट्रक्चर में। साथ ही साथ क्लास में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है जब किसी कंसेप्ट को समझाया जा रहा है उसको आप करंट से कैसे समझेंगे। जैसे अभी ओम सर बता रहे थे कि अगर हम स्टैटिक पोर्शन पढ़ते हैं और जब हम उसको रिवाइज करते हैं, अगर आपने उसी चीज़ को लेके करंट अफेयर में आपने समय दिया है तो आप चीज़ों को रिवाइज बहुत अच्छे से कर पाएंगे, चीज़ों को कनेक्ट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और यूपीएससी बार बार आपसे यही डिमांड कर रहा है कि आप चीज़ों को कनेक्ट करिए। जो डॉट आपने अलग अलग बना लिए उन डॉट को कनेक्ट कीजिए। अगर आपको वो डॉट्स कनेक्ट करना आ गया तो मुझे लगता है कि जो परीक्षा जिसको ये माना जाता है शायद देश की सबसे मुश्किल परीक्षा है, देश की सबसे कठिन परीक्षा है, उसको आसानी से हम लोग क्रैक किया जा सकता है। तो यहाँ पर अभी आपको पता चला कि जो ज्योग्राफी विषय है उसको भी हम स्टैटोडायनेमिक सब्जेक्ट के तौर पर देख सकते हैं, पर क्या ये जो स्टैटोडायनेमिक वाला जो पोर्शन है क्या ये साइंस के लिए भी ठीक है या फिर ये फिर स्टैटिक ही रहेगा ज़्यादा? इसका रेशियो कितना हो सकता है अगर हम ये समझने का प्रयास करें कि जब हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसमें कितना रेशियो लेकर के चल सकते हैं करंट अफेयर और स्टैटिक का? सर यहाँ मेरी 2 अलग अलग राय हैं, क्योंकि मैं पर्यावरण पारिस्थितिकी भी पढ़ा रहा हूँ हाँ, और विज्ञान प्रौद्योगिकी भी पढ़ा रहा हूँ। तो दोनों ही सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो हम एक राय नहीं बना सकते। और क्योंकि हमें प्रीलिम्स का पेपर भी देना है, हमें मेंस का पेपर भी देना है। तो जैसे एक घर बनता है तो वो घर बहुत अच्छा बना है, उसके बाद अगर वहाँ पे इंटीरियर हो जाता है तो वो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो वैसे ही करंट अफेयर्स भी है कि भाई कुछ चीज़ों में अगर जैसे मैं पर्यावरण पारिस्थितिकी की बात करूँ तो 2017-18 के बाद करंट अफेयर्स का रोल बहुत तेज़ी से बढ़ा है कि हाल ही में क्या घटनाएं हुई हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसके लिए विश्व भर में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कई तरह की थीम्स आ जाती हैं, तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। लेकिन वहीं पर आप मेंस का पेपर देखेंगे तो मेंस के पेपर में आपको करंट की चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। लेकिन जैसे कि हम कोई किताब पढ़ते हैं, अब वो किताब अगर जैसे हमें एक पुराना एडिशन भी होता है तो हमारा मन करता है कि हम अपडेट वाला एडिशन पढ़ें, या न्यूज़पेपर ही हम पढ़ते हैं तो हम चाहते हैं कि भाई रेगुलर बेसिस पर अपडेटेड न्यूज़पेपर मिलता रहे। तो वैसे ही हमारे आंसर्स तब बेहतर हो पाएंगे जब हम उन चीज़ों में करंट की चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, हमारे आंसर्स में वो चीज़ों को होना ज़रूरी है।
जैसे कि सर ने 70-30 का एक राय बनाई थी। मैं अगर विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात करूं, प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए मैं कह रहा हूं, अगर इसमें देखा गया है तो अभी लगभग 90% जो प्रश्न आते हैं वो पूरे स्टैटिक बेस आते हैं। मतलब ऐसा है, इतना भी स्टैटिक नहीं है कि वन लाइनर्स आ रहे हैं, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। मतलब अगर आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, हाल ही में आपको पता भी चल गया कि भाई मंगलयान चला गया है या गगनयान जा रहा है, लेकिन उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है उसके लिए आपको स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा। तो हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होगी, और वो कैसे होगी तो वो प्रीवियस ईयर पेपर आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा। कैसे यूपीएससी का एक मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है 2013, 2017, 2018, उसके बाद प्रश्नों की प्रवृत्ति बदली है। जैसे भूगोल की भी मैं बात करूं, अभी हाल ही में एक प्रश्न हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं सीधे यूपीएससी ने लिखा हुआ है कि भाई ये हाल ही में चर्चा में रहे, जैसे कैटोलिनिया पे आया था। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जिनको आपको अपडेट करना पड़ेगा, बट साथ साथ आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी, मतलब आप एक पूरी राय नहीं बना के चल सकते हैं कि भाई मुझे 70% स्टैटिक पढ़ना है और 30% करंट पढ़ना है। करंट को हमें मेंस के लिए, यानी ये एज पर सब्जेक्ट थोड़ा सा विविध हो हाँ। सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो 70-30 का रेशियो सभी सब्जेक्ट्स के साथ में मिला के इसको रख सकते थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो अभी पूरा का पूरा डेटा है मेरे पास, लगभग 2012 से जो मैंने प्रश्न देखे, वहां पे कई बार 10% आया है, कई बार 15% आया है, कई बार 5% ही प्रश्न पूछे गए। मतलब ऐसा नहीं कि करंट से पूछा ही नहीं जा रहा है, लेकिन बहुत बड़ा वेटेज आपका स्टैटिक पोर्शन, मतलब कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं है। जैसे सैटेलाइट पे क्वेश्चन आया था, अब सैटेलाइट के 3 पॉइंटर्स जो दिए हुए हैं वो आपको पहले पता होंगे, तब जाकर आप आंसर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक जैसे अभी सर ने एक पॉइंट बताया कि थोड़ा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी करंट अफेयर्स का रेशियो डिफरेंट हो जाता है। तो ये डिफरेंस ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि सर जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो कई बार ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास करंट का उसमें क्या ही पूछने के लिए रह गया है। मतलब अगर हमें मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, उसकी क्या करंट अपडेट हो सकती है, या फिर और पीछे चले जाएं एंशिएंट इंडिया में, तो वो तो और भी ज़्यादा करंट को लिंक नहीं कर पाता होगा। तो आपका क्या बिलीव है कि कितना इसमें रेशियो हो सकता है करंट का? निश्चित तौर पर विरद, चूंकि इतिहास के विषय के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें यह तो निश्चित ही है, करंट अफेयर्स में यदि कोई ऐसा एक्टिविटी हुई है, देन फिर उसका एक अटैचमेंट प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, या फिर आधुनिक भारत, या फिर विश्व के इतिहास से हो सकता है। जी। ये देखना होगा अभ्यर्थियों को कि कोई ऐसी गतिविधि ऐसा हो रही है या फिर नहीं हो रही है। यदि हम उदाहरण के तौर पर फिर से यहाँ पर बात करें, तो जैसे प्राचीन भारत के इतिहास की आपने बात की, जी। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो गतिविधियां हुई हैं, जैसे कि महापाषाण काल की बात हम करते हैं, तो महापाषाण काल एक बहुत ही महत्वपूर्ण युग के तौर पर, बहुत ही महत्वपूर्ण समय के तौर पर जाना जाता है। लेकिन हाल के समय में महापाषाण काल से संबंधित कुछ उत्खनन हुए हैं, तो फिर उन उत्खनन से संबंधित जो जानकारियां हैं, कहाँ पर ये उत्खनन हुए, किस काल के थे, उस समय किसका शासन था, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियां उसके माध्यम से मिल रही हैं, उस समय के समाज के बारे में हाल के उत्खनन से क्या जानकारियां मिल रही हैं, तो ये अपने आप में एक अटैचमेंट को दर्शाता है ना। बशर्ते ऐसा कोई एग्जीक्यूशन हुआ हो या फिर उत्खनन हुआ हो, देन फिर उस चीज़ को हम उसमें अटैच कर सकते। तो जहाँ तक अनुपात की बात है, तो इतिहास के संदर्भ में बहुत अधिक हम वेटेज तो लेकर के नहीं चल सकते कि हाँ करंट अफेयर्स से हूबहू चीज़ें टकराती ही टकराती हैं। इसमें जो ट्रेडिशनल है, इतिहास का जो पक्ष है, वो यहाँ पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है, जो मुझे लगता स्टैटिक है। पोर्शन जो उसका है हाँ, वो थोड़ा बिल्कुल। ज़्यादा। क्योंकि कई सारे ऐसी गतिविधियां हैं जो कि निश्चित तौर पर करंट अफेयर से जुड़ी हुई नहीं रहती हैं, और ये हाल के जो शोध अनुसंधान होते रहे हैं उनके आधार पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि आर्यों के आगमन के संदर्भ में कई सारे शोध लगातार हो रहे लगातार हैं। चल रहे सिंधु हैं। घाटी सभ्यता के उत्थान या पतन के संदर्भ में लगातार कई सारे शोध होते रहे हैं, तो उन शोधों से अप टू डेट रहने की जरूरत होगी। और यदि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मान लो कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि मनसबदारी प्रथा मध्यकालीन भारत में मुगल कालीन समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथा के तौर पर जाना जाता था। बिल्कुल। तो अब यदि मनसबदारी प्रथा से संबंधित ऐसा कोई जानकारी अद्यतन नहीं है, तो फिर उसमें हमारे पास करंट अफेयर से जुड़ा हुआ कुछ नहीं है ना। तो इस लिहाज से हमें वहां पर टटोलने की आवश्यकता होगी कि कोई ऐसा एक्टिविटी हो रही है या फिर नहीं हो रही है। मतलब तो यही। इस लिहाज से मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर जो इसका पारंपरिक प्रकृति है, पारंपरिक प्रकृति इतिहास की यहाँ पर थोड़ी-सी भारी पड़ती है।
करंट उसका अफेयर्स को। पारंपरिक पोर्शन जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। निश्चित। जैसे कुछ उत्खनन हो गया है, कोई नगरीय विकास हो गया या कुछ उस तरीके के नए प्रयोग देखने को मिल गए, तो संभवतः उसको हम लोग इतिहास में ला सकते हैं। सर तो इसमें एक चीज़ और, क्योंकि जैसे बदलता हुआ ट्रेंड आप देख रहे हैं, तो उसमें मैं आर्ट एंड कल्चर को हिस्ट्री का ही एक विषय मान सकता हूँ। उसी तरह हम पारिस्थितिकी को या एनवायरनमेंट को भी हम ज्योग्राफी से लिंक कर हाँ सकते हैं, हाँ हाँ, या आप कह सकते हैं वो ज्योग्राफी ही उसका एक बेस है ना? तो सर जैसे सर ने अभी बताया कि आर्ट एंड कल्चर का जो रोल बढ़ रहा है, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो सर का जो ट्रेडिशनल वाला पार्ट है वो बात बिल्कुल सही है कि ट्रेडिशनल वाले पार्ट जहाँ पर जो चीज़ है मनसबदारी है, अब वो चीज़ अभी अब यहाँ पर नहीं है। अगर वहाँ से क्वेश्चन आया तो फिर उसको आप लिंक उसमें नहीं क्या कर ही पाएंगे। परिवर्तन हुआ होगा ज़्यादा। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि वेटेज है जो वो बढ़ रहा है आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट का, और आर्ट एंड कल्चर वाली जो चीज़ें हैं, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी चीज़ें चल रही हैं हमारे यहाँ, बिल्कुल। तो उसमें आप आदि कम्युनिटी है अभी जो करंट अफेयर में रही है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो अरुणाचल प्रदेश में मतलब जो आप, मैं विविधता से इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ें करंट में आर्ट एंड कल्चर की जो बार बार सामने आती हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर में एक अभी सीएसआर एक्टिविटी जो होती है, उस सीएसआर एक्टिविटी में ये भारत सरकार ने कहा है कि ये जितने भी अपनी धरोहर हैं, ठीक है, उनको मतलब एक धरोहर को सीएसआर एक्टिविटी से मेंटेन करना है। अब अगर प्राइवेट की जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, अगर उनको वो एक को मेंटेन करने की जिम्मेदारी लेती हैं अपने उस पैसे से जो सीएसआर एक्टिविटी की है, ठीक है, तो अब आप, मैंने ये जो 3-4 शब्द बोले, इससे आप इकोनॉमिक्स को भी इससे लिंक कर पा रहे हैं। ये धरोहर की बात है, तो यानी कि हिस्ट्री भी कहीं न जगह आर्ट वहाँ एंड पर कल्चर। बेसिक एमिनिटीज़ क्या होनी चाहिए, वहाँ पर दिव्यांग अगर आ रहे हैं तो उनके चढ़ने के लिए क्या सुविधाएं हैं, जो वहाँ पर मतलब ऐसे लोग हैं जो मतलब पानी की स्वच्छता की समस्या, पानी की समस्या, वो तो वो सारी चीज़ें जो बेसिक एमिनिटीज़ धरोहर में होनी चाहिए, वो अभी आप देखते हैं कि कई जगह पर नहीं मिलती हैं। तो अगर यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का जो रोल अगर बढ़ेगा, तो वो चीज़ें वहाँ पर मेंटेन हो जाएँगी। अब क्योंकि वो हिस्ट्री का पार्ट है, तो उसका हिस्टोरिकल एंगल क्या है, वो तो सर ही बताएँगे अपने स्टैटिक पार्ट में। लेकिन अगर आपने उसमें ये बात ऐड कर दी कि धरोहर मित्र भी हम लोग, मतलब भारत सरकार ने आह्वान किया कि चलाया धरोहर हुआ है। मित्र है जो, वो होने चाहिए कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उसमें जुड़ें, ठीक है? तो फिर क्या है कि आप सोचिए कि वो जो आंसर लिखा होगा, वो मतलब वैल्यू एडेड हो जाएगा। तो वो चीज़ एक यहाँ पर आती है। उसी तरह जैसे हम अगर पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं, इको से अभी सीएसआईआर ने आईसीआर ने अभी एक व्हीट है जो, है ना, गेहूँ, तो हीट रेजिस्टेंट व्हीट है जो, उसकी खोज की है ना? तो अभी आप देख रहे हैं कि जो इस बार प्रोडक्शन है, उसका व्हीट का प्रोडक्शन है जो वो कम आया, तो उसकी वजह से ये चीज़, और क्यों आया, जब इस पे स्टडी हुई तो पता चला कि भाई प्रॉब्लम एनवायरनमेंट में है, गर्मी है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम, तो इस तरह की नई नई खोज हुई। अब जैसे ये चीज़ ऐड लिंक करते हैं हम इसमें, नई वाली चीज़ जो अभी करंट में चली है, तो उसका वैल्यू एडिशन हो जाता है ना? सर ने साइंस एंड टेक के लिए जैसे कहा, तो बात बिल्कुल सही है कि 3 जो उसमें स्टेटमेंट यूपीएससी बना के देगा, उसमें से एक स्टेटमेंट करंट का होगा, लेकिन 2 स्टेटमेंट तो स्टैटिक के होंगे। तो अब मान लीजिए डीएनए से रिलेटेड कुछ आया, या ऐसी कोई अनुवांशिक बीमारी के बारे में आया, जिसका सॉल्यूशन जो है वो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या आप मतलब उसके पास है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, वो करंट में चल रहा है। लेकिन अगर आपने वो जो इसका स्टैटिक पोर्शन है कि डीएनए किस तरह से काम करता है, क्या है उसका प्रोसीजर, क्या है, वो अगर नहीं पता होगा, तो पूरा आंसर का सही आंसर नहीं निकल पाएगा। एक स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर लोगे, बचे हुए 2 कैसे करोगे? बिल्कुल, तो बिल्कुल। वहाँ पर ये है कि सर मिक्स करके ही जो, मतलब मैं ओवरऑल यहाँ पर जो वेटेज है 30-70 का जो सर ने स्टार्टिंग में रखा था, मैं उससे सहमत हूँ, और फिर वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसलिए मैं उसको मेंटेन ये करने की एज कोशिश पर कर रहा हूँ। सब्जेक्ट जो है वो वेरी निश्चित तौर करता पर वो है। बढ़ता हाँ रहेगा। सर, अब तो बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया, जैसे अभी एक वीट का सर ने एग्जाम्पल दिया। हो सकता है कि यूपीएससी आपसे पूछ ले कि गेहूं की नई किस्म कौन सी आई है, तो आपको स्टैटिक पोर्शन मिल सकता है, लग सकता है, लेकिन उसी के नीचे जैसे सर ने बताया कि हो सकता है 3-4 ऐसे विकल्प हों जो वहाँ से उस पर्टिकुलर विषय को शिफ्ट कर देते हों एनवायरमेंटल स्टडीज़ की तरफ, पर्यावरण की तरफ। सर मैं इसमें एक पॉइंट जोड़ूंगा कि जैसे सर ने भी बहुत अच्छे से बात की थी, और सर ने भी बताया था कि काफ़ी टाइम बच्चे जो है करंट की तरफ जाते हैं। होता यह है कि ये अप्रोच कैसा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जब आपने कोई चीज़ करंट में सुनी तो आपने उसके बारे में पढ़ लिया,
लेकिन वो कितना पड़ा वो भी बहुत मैटर करता है। जैसे सर ने गेहूं का ही एग्जाम्पल लिया, अब गेहूं के लिए हीट रेसिस्टेंस गेहूं बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये अगर हम इसके पीछे जाएंगे तो भाई मिलता है कि जो आपकी रबी की फसलें होती हैं वो नवंबर के आसपास बो दी जाती हैं, लेकिन जब काटा जाता है तब तक गर्मी का मौसम आ जाता है, तो बहुत सारी फसल खराब हो जाती है। अब ये जो हीट रेसिस्टेंट गेहूं बनाया जा रहा है वो है कि 15 दिन 20 दिन पहले पक जा रहा है, तो उससे ये चीज बचाव हो रहा है। लेकिन आपने ये पढ़ लिया कि भाई गेहूं की नई किस्म आ गई है, इससे जो है फसल को नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? भाई उसको अक्टूबर नवंबर में ही क्यों बोया जाता है? उसके पीछे भी कारण है कि भाई बीजों को फूटने के लिए, क्योंकि अक्टूबर में भी थोड़ी गर्मी होती है, आप उसको अगर आगे पीछे भी करेंगे तो दिक्कत होगी। तो इसलिए जब कोई भी टॉपिक पढ़ा जाए तो ऐसा खोखला ना पढ़ा जाए कि बस जो अभी चर्चा में था, क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार शो ऑफ के लिए भी ऐसा करते हैं कि भाई हम बहुत अपडेटेड हैं और हमें करंट की सारी चीजें हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर बहुत सारी चीजें हल्की हो जाती मतलब हैं। सर ये क्या है, आपस में सारा लिंक है, लिंक जुड़ा है। हुआ है, मतलब हम अलग अलग नहीं कर सकते इन सब्जेक्ट्स को। जैसे अभी कुछ दिन पहले चर्चा में हीट डोम था, जी अब हीट डोम चर्चा में है, वहां पर भी ग्लोबल वार्मिंग है। आपने अभी वीट की बात करी, हम इससे भी इसको लिंक कर लेंगे बिल्कुल। कि देख ली एग्जाम्पल जैसे ही आप इसमें डालेंगे तो आंसर एनरिच हो जाएगा वहां जी पर। ये एग्जाम्पल की तरह यूज कर लीजिए, हीट डोम का कॉन्सेप्ट बताइए, क्लाइमेटोलॉजी में क्या असर है, किस तरह से वो मतलब जो वायु दाब का पूरा वेव्स आ रही हैं वो ट्रैप हो रही हैं, तो क्यों ट्रैप हो रही हैं, वहां पॉल्यूशन आ जाएगा आपका। तो एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब आपस में जब लिंक करके आप उसमें एग्जाम्पल्स डालते हैं जो करंट में मिल रहे हैं आपको, तभी वो आंसर है जो वो बेस्ट कहलाएगा। मतलब सर यहाँ पे मतलब मेरा जो बच्चों के लिए मैसेज है, और हमारे बैच में भी हमने इस चीज़ को इंक्लूड किया है कि हम तार्किक सोचें। हम जब तक ऐसा ना हो कि हम बस फैक्चुअल चीज़ें या अभी हाल ही की चीज़ों में हम कॉपी भरते रहें हमारी कि हमें ये इन्फॉर्मेशंस मिलती जा रही हैं, बट अंदरूनी तौर पर जब तक हम उसको पुख्ता नहीं करेंगे तब तक एग्जाम्स में पूरी तरह से वो मदद नहीं कर पाएगा करंट भी। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो सकारात्मक द्वंद्व है, द्वंद्व हालांकि अक्सर निगेटिव ही होता है, लेकिन ये जो सकारात्मक द्वंद्व हो रहा है, इससे आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि हमें बड़ा ही बैलेंस का ध्यान रखना है। इसमें एक पक्ष एक और विषय का पक्ष लेकर के चलेंगे, उसमें भी हम सर थोड़ा सा रेशियो जरूर जानना चाहेंगे। जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध की अगर हम बात करते हैं, आईआर की बात कर लेते हैं, पॉलिटी तो आप जरूर देखते ही हैं, उसमें तो आपने रेशियो एक ठीक ठाक बताई, उसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो पूरा ही अद्यतन होता होगा, तो क्या उसमें नहीं। कुछ स्टैटिक पार्ट भी है? आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें जो भी विषय के रूप में उपलब्ध है, उन सब में स्थिति यही है कि उनके जो 70% जो रेशियो है वो उनका स्टैटिक्स है। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए बात करें तो आजकल क्या है ना कि समझने का हमारा ढंग थोड़ा सा उल्टा हो गया। जैसे सर ने बताया अभी कि बहुत सारी उदाहरण आपको मिले, लेकिन उन सारे उदाहरण में जो उसके पीछे का जो उसका उद्देश्य था, जब हम उसको पढ़ने लगेंगे तब फिर आपको लगेगा कि ये पढ़ने का ढंग तो हमारा फिर से वही परंपरागत हो गया। तो अभी क्या हो रहा है ना कि जो छात्र हैं वो इसको भी करंट समझ रहे हैं। अब जब जो हीट रेजिस्टेंट जो गेहूं है ना, अब उसके संबंध में वो जो कुछ भी पढ़ेंगे पुराने से लेके वो सबको करंट समझ रहे हैं, और ऐसी स्थिति ही उत्पन्न हो रही है। और ये सारी चीजें आपको नई जो भी मैगजीन्स है उसमें आपको देखने को मिल रहा है, या यूट्यूब चैनल के माध्यम से, या जो बाकी जो साधन है। अब अगर आप अभी कुछ देखने का प्रयास करें कि आप हमसे पूछें कि सर पॉलिटी में कुछ किताब सजेस्ट करें, ज्योग्राफी में कुछ किताब सजेस्ट करें, हिस्ट्री में कुछ किताब सजेस्ट करें, तो आप देखेंगे सबके पास लिमिटेड सोर्स है। और अगर कोई पूछ ले कि भाई करंट के लिए का आप बताइए, तो आपके पास अनलिमिटेड सोर्स हैं। आप मतलब सोच नहीं पाएंगे कि किसको अब ना बताएं। तो ये जो चीजें आई हैं, ये जो प्रचारीकरण के माध्यम से, बाजारीकरण के माध्यम से ये जो भीड़ लग गई है, इस भीड़ ने क्या किया, ये समझाना शुरू कर दिया कि ये सारी की सारी चीजें करंट है, जबकि वो सारी की सारी चीजें परंपरागत रूप से जुड़ी, और जो कुछ आजकल चल रहा है वो हमारे परंपरागत विषयों से जोड़ के पढ़ना वो उसी का हिस्सा है। अब हो क्या गया कि अब फिर कोई चीज नई कैसे होगी, उसकी शुरुआत भले वहाँ करंट अफेयर से हो बिल्कुल, रही हो, तो लेकिन अब अंत में बिल्कुल, गहनता लेकिन वहीं वो मिलेगी। आपको समझना है कि वो किसका हिस्सा है। जब तक आप जमीन से नहीं जुड़े रहेंगे, जड़ से, तब तक फिर वो चीजें खराब हो जाएंगी आपकी। तो हुआ क्या कि लोगों को ये समझाया जाने लगा कि ये जो कुछ भी है सब करंट है, और ये एक बहुत ये बड़ा विशेष भ्रम है। पॉइंट आपने इसलिए बताया मैं है। बार बार ये कहता हूं कि चीजों को थोड़ा सरल और सहज किया जाए। चीजों को बच्चों को ये समझना चाहिए। आजकल क्या है कि इतने सारे मैगजीन, इतने सारे सोर्स हैं, और सब लोग
अगले से दूसरे से नया करना चाहते हैं। इस चक्कर में इतने इन्फॉर्मेशन डालना शुरू कर दिया गया कि आज छात्रों को लगता है कि करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, और वो इन्फॉर्मेशन इतनी हो जाती है कि बाद में जब वो स्टूडेंट लिखने बैठता है या कभी जब प्राथमिक परीक्षा में बैठता है तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो उसके किसी काम के नहीं होती। क्योंकि जितने भी आप देख लीजिए, अभी जैसे बहुत सारी मैगजीन आती हैं एक साल के करंट अफेयर्स का 365 के नाम से, आप वो मैगजीन उठा के देखो, उस मैगजीन्स में केवल 1 से 1.5 लाइन लिखा होगा कि ये अभी हमें ये चीज मिली, फिर उसके बाद उसका 90% बातें उसके इतिहास की होगी। कोई भी चीज किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ा हो, आप देखोगे केवल इंफॉर्मेशन 1.5 लाइन की आपके पास उसकी होगी, है ना। जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर में वहां कुछ हुआ, कुछ मिला, सबके और सबका फिर इतिहास आपको देखने को मिलेगा। मतलब करंट अफेयर्स अपना अस्तित्व किसके ऊपर टिका पा रहा है ये बताने की जरूरत है, वो है परंपरागत विषय। तो बार बार मैं कहता हूँ, बहुत बार ऐसा हुआ है, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिनके पास सोर्स की कमी रही, उन लोगों ने ये परंपरागत विषयों को पढ़ के और इसमें इतनी मेहनत कर दी कि इसी से उनका प्रारंभिक परीक्षा हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि इतिहास आप अच्छा कर लो, आप अपनी ज्योग्राफी अच्छी कर लो, पॉलिटी अच्छी कर लो, और इस विषय में आप इतना अच्छा कर सकते हैं कि हमें लगता है कि यूपीएससी अगर आपसे 100 प्रश्न पूछ रहा है इसमें केवल, तो आप इसके 70-80 प्रश्न दे सकते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा पास करने का रेशियो क्या है? यही है। तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि करंट अफेयर्स को आप अपनी चीजों को थोड़ा सा मजबूत करने के पक्ष में लेकर चलें, न कि करंट अफेयर्स पढ़ें। साल भर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, और ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके पास इतने मल्टीपल सोर्स हैं और आपको लगता है कहीं कुछ छूट ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक एथेंटिक सोर्स आप पकड़ें, एक न्यूज़पेपर जो कि आदत में डालें। न्यूज़पेपर इसलिए ना पढ़ें कि यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ें कि कुछ चीजें हमें भी समझ में आ जाए। और जो आप अपने लिए पढ़ते हैं वो आपका होता है, जो दूसरों के लिए पढ़ते हैं वो दूसरों के लिए ही आप रोक के रखते हैं। तो इसलिए जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो अपने लिए पढ़ें, वो चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे परंपरागत विषय हो। तो थोड़ा सा मैं सरल और सहज करना चाहता हूँ इस बात पे छात्रों को, कि करंट अफेयर्स को दिमाग में बैठा के ना चलें कि यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। वो सहयोगी है। जैसे सर ने कहा कि घर बन गया है और उसका डेकोरेशन करने के लिए जो इंटीरियर है, तो आप इसको हमेशा इस तरीके से लेके चले। आप जब भी कोई उत्तर लिखोगे और उस उत्तर में अगर आपने सूचनाएं, अननेसेसरी सूचनाएं, आप क्योंकि आपने तो कूड़ा इकट्ठा कर लिया सूचनाएं, अब वो सूचनाएं आप उत्तर लिखने बैठे तो वो देना भी है, नहीं तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी, इतना पढ़ा सब बेकार न चला जाए, तो आप जबरदस्ती वहां पे वो उनको छाप रहे हो। और उसकी आवश्यकता वहाँ उसकी पे होगी आवश्यकता नहीं है। उसकी बिल्कुल। आवश्यकता ये है कि जब आप 3 बातें बताएं तो उसके पक्ष को पुष्ट पुष्ट करने के लिए आप करंट अफेयर्स की जो भी आपके पास सूचना है उसको एज ए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर दें। इससे क्या होता है कि लगता है कि आपकी चीजें जो है अपडेटेड हैं आप। मजबूत हैं और आप अपडेटेड हैं, और इसका इतना ही रोल है। अभी हम लोगों ने अभी पेड बैच शुरू किया था, पॉलिटी से मैंने क्लास शुरू भी करी है, पेड बैच, और बहुत आप लोगों ने उत्साह भी दिखाया, बड़ी संख्या में आप जुड़े, और वो इतनी संख्या हो गई कि हमें लगा कि अब फिर से, और आपकी जो डिमांड थी, क्योंकि 23 फरवरी को बैच में एडमिशन हम लोगों ने क्लोज कर दिया, है ना। तो ये ऐसा अक्सर ऑनलाइन में होता नहीं है कि कहीं एडमिशन बंद हो जाए, है ना। ध्यान रखिए, ये स्टडी आईक्यू है, जहाँ पे ये अपनी गुणात्मकता के कारण जो कमिटमेंट आपके साथ होते हैं, प्रतिबद्धता जताई जाती, वो होती है। परिणाम ये निकला कि इतने एडमिशन हो गए कि हम लोगों को 23 तारीख को अपना एडमिशन बंद करना पड़ा। इतने सारे आपके मेल थे, बाकी चीजें थी कि अभी होली की छुट्टी भी ज्यादा नहीं बीत रही है आपकी, अब जो और बचे 11 हुए मार्च स्टूडेंट से हैं वो 11 मार्च से दूसरे इसीलिए बैच में एडमिशन आपके लेंगे। लिए एक नया बैच बहुत ही जल्द प्लान किया गया, वो है 11 मार्च। और 11 मार्च से आप अपना जो है वो बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि मुझे लगता है एडमिशन आपके स्टार्ट हो गए हैं। और इस बैच के लिए ये रखा गया है कि अभी 8 मार्च तक आपके एडमिशन जो है वो खुले हुए हैं। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे इस गुणात्मक जो शिक्षक हैं और गुणात्मक जो आपके लिए जो बैच डाला गया है, तो इसके लिए आप फटाफट studiiq.com पे जाके आप बैच देख सकते हैं। बैच 2 के नाम से, यूपीएससी जीएस फाउंडेशन हिंदी बैच के नाम से ये है, बैच 2 के नाम से। तो आपको 2 के नाम से आप सर्च करके जी। अपने एडमिशन फटाफट ले लेने हैं। और न्यूनतम फीस के लिए आप हम लोगों की यूट्यूब की जो वीडियो है वो देखिए, उसमें जो फैकल्टी भी कोड मिल शिक्षक, जाएगा। जो भी फैकल्टी आपको पसंद है, जिस भी फैकल्टी से आप व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहते हैं कि सर हमें हेल्प करते रहें, तो ऐसी व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए आप उन फैकल्टी का जो कूपन कोड है जो कि आपके न्यूनतम फीस के लिए होगा, आप उसका उपयोग
कर सकते हैं। और मैं थोड़ा-सा सर समय ज़्यादा ले रहा हूँ, है ना? कोई बात लेकिन नहीं, आप बताइए। मैं क्योंकि मैंने पहला बैच शुरू किया, तो हम लोगों ने उसमें बहुत सारे फीचर्स बताए थे और वो सारे फीचर्स प्रॉपर आपके लिए काम कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपकी 3 घंटे की कक्षा थी, जिसमें 2.5 घंटे आपकी क्लास होगी और आधे घंटे डाउट सेशन होते हैं। लेकिन जब आप किसी टीचर के साथ पढ़ने लगते हैं, तो धीरे-धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगती है, तो फिर डाउट सेशन धीरे-धीरे आपके कम होते हैं और वो टीचर नहीं कर रहा होता है, वो आप कर रहे होते हैं, फिर आपके डाउट कम होने लगते हैं, तो पता चला कि कक्षाएँ ही लगभग पौने 3 घंटे तक जाने लगी हैं। तो आप समझिए कि कक्षा आपकी 3 घंटे की है और 3 घंटे आप प्रॉपर पढ़ रहे हैं। अब 3 घंटे में जो प्लान किया गया है, उसमें आप स्टैटिक्स पोर्शन पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। इसके अलावा कोई चीज़ बचती है, वो आपको दी जाती है। फिर जो पेड बैचेस है, उसमें आपको 1 घंटे का पर डे का करंट अफेयर्स की वीडियो जाती है, उसके नोट्स जाते हैं। जो जिस दिन आपने परंपरागत विषय पढ़ा, उसके कंप्लीट नोट्स जाते हैं। जो टीचर जिस पीपीटी से पढ़ा रहा है, वो भी जाती है। हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं, वो भी जाते हैं और शिक्षक जो लिख रहा होता है, वो विथ एनोटेशन भी आपको जाता है। तो मतलब 4 से 5 चीज़ें तरीके और उसमें क्या करना होता है आपको कि सारी चीज़ें मिलके आपको पूर्ण बना रही होती है। इसी तरीके से डाउट सेशन आपका हो गया। इसके बाद हर कक्षा में आपको मुख्य परीक्षा के उस टॉपिक से 1 सवाल दिए जाते हैं शिक्षक के द्वारा, जिसको आपको लिख के हमारी मेल आईडी होती है, उस पे सेंड करना होता है। ये सारे कमिटमेंट्स जो हम हो लोगों ने रहे किए हैं, थे, वो सारे हो रहे हैं पूरे। मतलब, और इतनी बड़ी संख्या में छात्र हैं और कोई भी ये शिकायत नहीं कर रहा है कि सर मुझे नहीं मिल रहा है। और जिसे नहीं मिल रहा है ना, वो अभी यूज टू नहीं हो पाया, उसे समझ में नहीं। जैसे मुझे पेड क्लास में स्टूडेंट ने कहा, पर हमें लगता है कि एक सत्र आपसे बिल्कुल, अलग भी बैठ करके बिल्कुल, किया जाए, बहुत कुछ क्योंकि है, अभी मतलब आपने वो क्लास ली है, बिल्कुल, आपको मैं ज़्यादा पेड कर उसमें रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस है। उसमें अब पता लगा कि बच्चा कह रहा है सर मुझे आंसर मेंस का मॉडल आंसर नहीं मिल रहा है। तो उसमें बहुत सारे छात्र लिखने लगे कि सर जो आंसर लिखता है उसको मॉडल आंसर आता है। अब आप आंसर लिखोगे ही नहीं तो मॉडल आंसर मिलेगा नहीं, और मान लो मॉडल आंसर आपको भेजा जाए तो आप लिखना बंद कर दोगे। तो बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जो आप चाहते हो कि बस मिलती रहे, लेकिन उस मिलने का जो परिणाम है वो आपके लिए 0 है। तो हम कभी नहीं चाहते कि आप अक्री हो, अब आपने है जो ना? ये बातें की हैं, इससे काफी उत्साह और उत्सुकता बिल्कुल। आ गई है, मेरे अंदर ही आ गई, और स्वाभाविक सी बात है जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके पास भी आई होगी कि आखिर पेड बैच में पढ़ना ही तो है, और पढ़ना तो हम यूट्यूब पे भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या बेसिक अंतर है, उसको अभी कुछ शब्दों में आपने जरूर बताया, लेकिन हमें लगता है इसका विस्तार पूर्वक जानकारी देने की भी आवश्यकता मैं भी है। सोच उसको रहा हूँ हम कि इसके लिए मैं खुद एक एक अलग अलग से सेशन ही सेशन आप कर लोगों लिया के जाए। लिए आधे घंटे 1 घंटे, जिसमें आपके जो भी सवाल होंगे वो भी आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा पेड बैच की जो विशेषता है ना, उसको जरूर जानें, क्योंकि हम जब कहते हैं कि हम अन्यों से अलग हैं, तो वो हम करके भी दिखा रहे हैं। और एक मैं वीडियो लेके आऊंगा जिसमें जो हमारे पेड बैच के छात्र हैं उनके एक्सपीरियंस भी हम लोग शेयर करेंगे और उनको भी जोड़ के आपके सामने एक क्लास ले आएंगे, तो आपको पता लगेगा कि आखिर चीजें अलग कैसे हैं और हम क्यों आपको आमंत्रित करते हैं कि आप स्टडी IQ और हिंदी माध्यम का हम ऑनलाइन के माध्यम से सबसे गुणात्मक जो प्रस्तुति है वो जरूर लेके आते हैं। ये हम लोग दावा करते हैं और इसके लिए आपको स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे जाके आप इसकी पुष्टि भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक काफ़ी व्यापक जानकारी सर ने अपने शब्दों के माध्यम से दी। अब इसमें एक शब्द आपने सर बीच में यूज़ किया था कि हम लोगों को कुछ विषय जैसे करंट अफेयर्स की जी, बात करते हैं, करंट उसके अफेयर्स क्या जी। इंपॉर्टेंट सोर्सेज हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम ओम सर इसके बारे में कुछ स्पष्ट बता सकते हैं क्या? कुछ सोर्सेज हैं हमारे पास में स्पेसिफिकली? जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो एकदम सागर की तरह दिखता है, न छोर है न ओर है। यही सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके लिए हम लोगों ने जो बैच में ये चीज़ इसमें रखी है, मतलब एक जो फीचर रखा है कि बहुत सारे सोर्सेस हैं, जो जैसे कि आपका हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, PIB हो गया, उसके अलावा लाइव मिंट हो गया, इतने सारे न्यूज़पेपर्स हैं। अगर स्टूडेंट खुद पढ़ेगा वो चीज़, तो वो पूरा दिन, जैसे सर ने बताया कि पूरा दिन नहीं पढ़ना है भाई, बेस स्टैटिक ही है, लेकिन उसमें एग्जाम्पल्स, और अगर आपने वो चीज़ नहीं डाली तो आपकी कॉपी दूसरों से अलग नहीं हो पाएगी, और अगर वो अलग नहीं हो पाएगी तो फिर आपको मार्क्स हैं जो वो फिर एवरेज ही मिलेंगे। तो वो चीज़, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं सर कि जितने एक पूरी टीम काम करती है, एक आदमी नहीं कर सकता ये काम, तो पूरी टीम है जो वो अलग अलग जगह से जो इम्पोर्टेंट सोर्सेस हैं वो हम, और जो आ सकते हैं हमारे इसमें परीक्षा परीक्षा में, तो उस परीक्षा में आने वाले जो न्यूज़ हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं, और फिर उस पर एक प्रॉपर शीट बनती है, प्रॉपर एक डॉक फाइल बनती है जो कि बच्चों के साथ शेयर की जाती है। अच्छा। तो इनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सोर्स अलग से फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है।
पूरी चीज़ है हम उनको प्रोवाइड करते हैं लिखित फॉर्म में, और फिर उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि नहीं ये बच्चे को वीडियो के माध्यम से समझानी चाहिए, तो उस पर एक वीडियो डेली बेसिस पर बच्चों को मिलता है। तो वो वीडियो है जो वो उसमें वो सारी जानकारियाँ होती हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं वो उसमें क्लियर किए जाते हैं, और उसके अलावा जो प्री से रिलेटेड जो खबरें होती हैं वो भी उसमें बता दी जाती हैं वीडियो में। तो वो 1 घंटे के करीब का वीडियो होता है, और वो डेली बेसिस पर बस आप एक वीडियो डेली देखते रहें, तो आपको क्या है कि टच में बने रहना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें दिमाग में धीमे-धीमे करके क्या होता है सर, इकट्ठी होने लगती है इन्फॉर्मेशन, और फिर जब वो इकट्ठी हो जाती हैं, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो इतनी इन्फॉर्मेशन क्या है कि क्योंकि मैं ये सब्जेक्ट ले रहा हूँ, तो एक साथ जब भी कोई बात होती है तो वो दिमाग में आता है, अच्छा अभी हमने ये भी तो किया है, हीट डोम वाली बात आई, तो वो अभी-अभी क्योंकि किया है हमने ये बिल्कुल, चीज़ को, बिल्कुल। है ना? तो वो सब क्या है कि हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे डाल सकते हैं। आपने आईआर की अभी बात की, तो आईआर के लिए सर से आपने अभी चर्चा की, तो सर ने बताया कि नहीं बेसिक तो स्टैटिक तो सबका फिक्स है, ये बात बिल्कुल अभी रिसेंटली एग्जांपल अगर मैं दूं तो विंसर फ्रेमवर्क हुआ है। अब विंसर फ्रेमवर्क क्या है वो तो आप करंट में जान लोगे कि भाई नॉर्दर्न आयरलैंड की जो समस्या थी वो इसकी वजह से सॉल्व हो गई, लेकिन ईयू क्या है, ब्रेक्जिट क्या है, यूके क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, ये ईयू का एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ, ये तो अब इतिहास हो गया है। अब हम उसको मतलब करंट में बस इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि विंसन फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं, तो हमें वहां से ये पता चल गया कि ये अगर पढ़ रहे हैं तो ये चीजें भी पता होनी चाहिए। तो तो यहाँ से सर हम थोड़ा सा रोक करके आपको एक समसामयिकी एक साल ही समसामयिकी रहता है। हाँ, हाँ उससे ये भी ध्यान रखना है हमको। हाँ, और उसके पुराने वो इतिहास हो जाता है। वो इतना इसमें समय इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और यानी इंटरनेशनल रिलेशंस के जो टॉपिक्स होते हैं उसको लेकर के एक बहुत ही अच्छा और लंबा एक्सपीरियंस दिलीप सर के पास में है। तो जब क्योंकि मौजूद हैं तो क्यों ना हम उनसे ही पूछें इस बात को कि जो करंट अफेयर्स में, जैसे सर ने अभी बात करी विंडसर समझौते की बात करी और उसमें थोड़ा सा हिस्ट्री को भी टच करा ही दिया कहीं ना कहीं, जी तो जी आप सर ये बैलेंसिंग कैसे बनाते होंगे? शायद आप आपको ये अच्छा अनुभव है इस चीज़ का, तो आप ज़रूर इसको बता पाएंगे कैसे इसकी बैलेंसिंग बनाई अ, जाए। निश्चित तौर पर ओम ने एकदम सही एक नब्ज पकड़ी यहाँ पे कि यदि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में देखें तो जो भी वर्तमान में गतिविधियां चल रही हैं उनका सरोकार निश्चित तौर पर उसके इतिहास से है, उसकी पृष्ठभूमि को समझने की आवश्यकता होती है। तभी हम वर्तमान में जो भी गतिविधि चल रही है उसको हम सही तरीके से समझ पाते हैं कि अच्छा ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजहें क्या रही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसा विषय है जिसमें करंट अफेयर्स की भूमिका तो निश्चित तौर पर बहुत ही बढ़ जाती है। इसमें मैं बिल्कुल ही ओम के साथ सहमत हूँ और प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में ही यदि हम परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते रहे हैं विगत 3 4 5 वर्षों में, यदि उनको यदि देखें तो प्रारंभिक परीक्षा में भी कई सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका संबंध कहीं न कहीं करंट अफेयर्स से रहता है और वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से भी जुड़ा हुआ जुड़े हुए रहता थे। है। जैसे कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में यदि किसी भी इश्यू को लेकर के डिस्प्यूट यदि होता है, तो फिर उसमें टू स्टेट सॉल्यूशन या फिर टू स्टेट स्ट्रैटेजी क्या है, इसके बारे में सवाल पूछा गया है यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में। हम्म, तो अब ये डिस्प्यूट तो किसी खास वजह से अभी हुआ, हम्म, लेकिन इसका एक इतिहास भी है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि आखिर क्या ऐसी वजहें थी कि दोनों के बीच में एक जो डिस्प्यूट का सिलसिला है, वो शुरू से लेकर के अभी तक बना हुआ है। बना हुआ है। ठीक है? उसी तरीके से यदि हम मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कई सारे ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिसमें हाल के समय में कुछ ऐसी गतिविधि हुई है और जिसके आधार पर वो सवाल बना है। उदाहरण के तौर पर क्वाड का निर्माण किया गया, जिसे हम सिक्योरिटी डायलॉग के तौर पर उसे हम जानते हैं। क्वाड्रिलेटरल डायलॉग के अंतर्गत उसे हम देखते हैं जिसमें अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया और जापान ये 4 महत्वपूर्ण देश हैं। तो इनके आपस में जो संबंध है इसको लेकर कर के सवाल बना और लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है कि करंट अफेयर्स में तो ये मुद्दा आया कि हाँ भाई क्वाड बना है, क्वाड की कुछ अपने एम्बिशंस हैं, महत्वाकांक्षाएँ हैं। लेकिन उससे इतर, उससे साथ में हम कुछ और भी जो उसकी पृष्ठभूमि है कि आखिर अमेरिका क्यों हिंद प्रशांत वाले क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्शाना चाहता है, उसके और क्या-क्या कुछ पक्ष हैं, ये यहाँ पर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो करंट अफेयर्स की भूमिका यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के साथ में पैरेलली चल रहे हैं।
करंट अफेयर्स को बिना शामिल किए हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बेहतर उत्तर नहीं लिख सकते हैं, ये माननी पड़ेगी, ये मानना होगा हम सभी को। और साथ ही यहाँ पर जो प्रारंभिक परीक्षा में सवाल की प्रकृति रही है बीते सालों में, उससे भी ये एहसास होता है कि जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको टटोलने की आवश्यकता है कि अच्छा उसमें क्या कुछ ऐसा है, क्या कुछ ऐसा विशेष है जिसमें हमें उसके डेप्थ में जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन अभी भारत के जिम्मे किया गया है। तो अब ये अपने आप में करंट अफेयर्स है कि भाई G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है 2023 का, और इसमें भारत मेज़बानी कर रहा है। लेकिन G20 के अंतर्गत कौन-कौन से देश हैं और इसकी क्या भूमिका है G20 की, G20 का निर्माण क्यों हुआ, कब हुआ, और भारत की भूमिका शुरू से लेकर कर के अब तक G20 में कैसी रही है, G20 किस तरीके से एक महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकता है भारत की भूमिका को अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बेहतर बनाने के सिलसिले में, तो ये चीज़ें यहाँ पर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मेरा पक्ष यही है विरत कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स को निश्चित तौर पर हमेशा ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। तो ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्री के क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं तो मैप का एक हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है जो फिक्स है। तो अब ये होता है कि सर मैप इतना सारा है, हर जगह की नदियाँ, पहाड़, सब कुछ हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम ये क्वेश्चन जो आता है वो किस पोर्शन से आने वाला है। अब मान लीजिए कि अभी यूक्रेन का और रशिया का वार चल रहा है, तो ये वाला जो एरिया है, यूरोप वाला जो एरिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बार जो क्वेश्चन आएगा वो ब्लैक, अब मान लीजिए ऐसा कर दिया कि भाई ब्लैक सी से आपको मतलब लिंक करने के लिए पूछ लिया कि भाई कौन कौन से जो देश हैं वो इसकी सीमा के साथ साझा करते हैं। तो ये वाला पोर्शन क्योंकि अभी चर्चा में है, तो इसलिए हमें करंट अफेयर बताता है कि किस पोर्शन से, इतने बड़े सागर में से कौन सा वो पोर्शन है जो पूछने के ज्यादा चांसेस है। और आपको लगेगा कि आपसे काला सागर पूछा गया तो एक ज्योग्राफी का विषय हो गया ये, जी जी, बल्कि जबकि वो वो उस समय करंट की वजह से उसको उठा जी लिया जी गया। जिस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जिस तरीके से वर्तमान में प्रस्तुत किया जा रहा है और सवाल करंट अफेयर्स से आ रहे हैं, अगर जीएस की बात करें, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मुख्य परीक्षा जीएस के सेकंड पेपर में आपको पूछा जाता है, तो अगर आप उसके देखेंगे क्वेश्चन के फॉर्मेट, तो आपको वो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स दिखेगा। तो आजकल क्या है, उसके उत्तर ऐसे पढ़ाए जाने लगे हैं, जो मैंने बहुत सारी कक्षाएं देखने का प्रयास किया, या फिर मैंने ऐसे प्रश्नों का जो प्रीवियस ईयर के आए हैं, तो मैंने बहुत सारे सॉल्व पेपर देखने का प्रयास किया भाई, कि हमारा भी ज्ञान थोड़ा परिपक्व हो जाए, छात्रों को और बेहतर हम बता पाएँ। क्योंकि मैं तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, वो मेरा विषय है जो मैं एज ए ऑप्शनल पढ़ाता हूँ। तो हमारे में तो एक पेपर पूरा का पूरा आईआर है, सेकंड पेपर जो होता है वो पूरा का पूरा आईआर है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। तो जब छात्र पूछता है कि सर जो जीएस में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध करते हैं और जो ऑप्शनल में करते हैं उसमें अंतर क्या होता है, तो अंतर ये होता है कि जब हम ऑप्शनल वाला करते हैं तो उसमें हम लोग स्टैटिक्स पोर्शन को बहुत मजबूत से लिखते हैं और करंट अफेयर्स को साथ में जोड़ते हैं। लेकिन जो जीएस के आंसर अभी मैं देख रहा हूँ जैसे लिखे जा रहे हैं, उसमें सब करंट अफेयर्स लिखा जा रहा है। मतलब जैसे ही आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप करंट अफेयर्स में जो कुछ भी आपने पढ़ा वो सूचनाएं भर देते हैं। तो अब तो स्थिति ये है कि मैं छात्रों के कहता हूँ कि जैसे अभी तक मैं कह रहा था कि परंपरागत विषयों को लिखने के साथ करंट अफेयर्स ऐड ऑन करो, ऐसे में अब आईआर में कहता हूँ कि भाई साहब करंट के साथ थोड़े स्टैटिक पोर्शन ऐड ऑन कर दो। जहाँ जहाँ है ना, ये स्थिति बन गई है। आवश्यकता ये है कि जो आप करंट अफेयर्स लिख रहे हो वो इतनी सूचनात्मक है और इतना कॉमन है कि हर कोई वही लिख रहा है। तो आप अगर 2-3 पॉइंट उसमें थोड़े से उसके स्टैटिक्स वाले अगर आप जोड़ दोगे तो हमें लगता है कि आपको नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। यहाँ सारे विषयों से बिल्कुल उल्टा है। अगर जीएस की हम लोग बात करें तो सारे विषयों से बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे आपको अब जरूरत पड़ रही है कि आप थोड़े स्टैटिक्स भी ऐड ऑन करें। उदाहरण प्योरली करंट अफेयर्स रह जाता है। तो जब भी हम क्वाड लिख रहे हैं तो उसमें एक पॉइंट हमें ये जरूर प्रश्न बना देना है कि एक आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं भारत की विदेश नीति अब गुटनिरपेक्षता से हट तो नहीं गई। क्या ये क्वाड में जुड़ जाना एक सैनिक संगठन में जुड़ जाना जैसा नहीं है? क्या भारत अब गुटनिरपेक्ष नहीं रहा? क्या हम उसको छोड़ चुके हैं? तो इस तरीके के भी अगर 1-2 बातें आप जो स्टैटिक से जुड़ के आती हैं उसको ऐड ऑन करेंगे तो आपका जो ये उत्तर है ये थोड़ा मजबूत हो जाएगा। निसंदेह सर, ये सब बातें जो हैं ध्यान रखनी आवश्यक हैं, और क्योंकि
लगातार यूपीएससी अपना पैटर्न बदलता है, ट्रेंड चेंज करता है। उसके पीछे भी एक मुख्य वजह होती है कहीं ऐसा ना हो कि आप स्थिर तैयारी करते रहें और कोई यूं ही रट के चला जाए और प्रशासनिक अधिकारी बन जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर देखा जाए तो आपको इस देश में प्रशासनिक कार्यवाहियों का जिम्मेदार माना जाएगा। तो इसमें आप जितना आदतन हो सकते हैं वो आदतन रहें, लेकिन इसकी बैलेंसिंग इतनी ज़्यादा आवश्यक है कि अगर आप उससे थोड़ा सा भी भटकेंगे तो हो सकता है कि अच्छी जानकारी होने के पश्चात भी आपका सिलेक्शन रुक जाए। इसीलिए ये चर्चा आप देख सकते हैं लगातार जो हमारे सारे मेंबर्स यहाँ पर बैठ करके आपको बता रहे हैं कि कितना टच करना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं, कैसे उनको हम अपने विषयों के साथ संतुलन बना सकते हैं। जैसे आईआर जैसे सब्जेक्ट को देखने में लगता है कि पूरा ही करंट अफेयर्स होगा, लेकिन आप उसमें स्टैटिक पोर्शन को बना करके उसे आप उसका सौंदर्यीकरण कर सकते हैं, अपडेट करके अपने आप को अच्छा सा प्रस्तुत कर सकते हैं। या फिर ऐसे सब्जेक्ट जो पूरे स्टैटिक होते हैं, जैसे ज्योग्राफी या साइंस या हिस्ट्री की बात करी जाए, जिसमें स्टैटिक का पोर्शन आपको ज़्यादा लगता है, परंतु उसमें आप करंट अफेयर्स ला करके उसे थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, अच्छा उसका सौंदर्यीकरण कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस चर्चा का यही एक अर्थ निकलता है कि हमें अपने सभी परंपरागत विषयों के साथ में एक संतुलन बनाना है करंट अफेयर्स का। चर्चा का हम थोड़ा सा अंत करेंगे, लेकिन अंत में हम सिर्फ ये जान लेंगे कि करंट अफेयर्स आखिरकार इस कोर्स में कैसे अवेलेबल है, किस फॉर्मेट में अवेलेबल है, क्या वो लाइव है या नहीं है, इसके बारे में आप थोड़ी सी चर्चा कर दें ओम सर। सर करंट अफेयर का जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो जाता है। अगर मैं डायरेक्ट बताऊं तो उसका प्रोसेस ये है कि एक हम फाइल देते हैं जो क्रक्स की फॉर्म में होती है, और उस फाइल में सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़, सारी खबरें हैं जो वो उसमें हम कवर करते हैं। उस पर एक वीडियो बना के देते हैं जो रिकॉर्डेड वीडियो होता है, जो डेली बेसिस पर जाता है, और रात को 9:30 बजे वो अपलोड हो जाता है। ये डेली की प्रक्रिया है। अच्छा, तो अगर विद्यार्थी रात को 9:30 बजे, जैसे सर की क्लास खत्म होती है 6 से 9, उसके बाद 9:30 पे ये वीडियो आता है, तो बस बीच में डिनर करने का ही टाइम है, तो डिनर किया और फिर उसके बाद अपने करंट अफेयर देख लिया। तो क्या है कि पूरे दिन में क्या हुआ है वो चीज़ें भी पता चल गई। जो सर ने पढ़ाया है या बच्चे ने खुद से पढ़ा है वो चीज़ आपने अपने करंट अफेयर्स के साथ लिंक कर लिया और अपनी जगह पे कहीं पे नोट कर लिया, या उसको दिमाग में रख लिया कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम आगे इंक्लूड कर लेंगे अपने आंसर्स वगैरह में। तो अगर मैं प्रक्रिया की बात करूँ तो एक वीडियो है जो डेली बेसिस पे जा रहा है 9:30 बजे, और एक फाइल है जो साथ में उसी के साथ अटैच होकर के इनको मिल जाती है। मतलब वो उन्हें सुविधा के तौर पर यहाँ पर जी। मिल रही है। जो हमारा पेड बैच है सर, उस पेड बैच में हम लोग अपनी तरफ से जो स्टूडेंट है उसको 7 घंटे इंगेज रखते हैं। पेड बैच में इतनी सारी क्लासेस तो चीज़ें 3 हैं। घंटे की हैं। हाँ, 3 घंटे की क्लासेस हैं, 1 घंटे का करंट अफेयर्स है, 4 घंटे, फिर 1 घंटे या 40 मिनट का आपको सीसेट का मिलेगा, तो लगभग 5 घंटे हो गया। फिर आपको एमसीक्यू दिए गए हैं, उसको आपको करना है, फिर आपको मेंस की आंसर राइटिंग दी गई है, उसको आपको करना है ना? तो ये आप देखेंगे तो 7 घंटे तो हम इंगेज रख रहे हैं। तो अब अगर आप ना भी पढ़ना चाहें तो 7 घंटे तो आपको हमारे साथ पढ़ना है, और 3 घंटे वही जो काम है उसको समराइज करके अच्छी नींद लेके सोइए, और अंततः 1 वर्ष मतलब के एक लगभग पश्चात आपको लगेगा कि जो चीज़ आपको जिस लेवल तक चाहिए था वो मिल चुकी है। अब आपको खेलना है, अब आप खेलने के लिए तैयार हैं। अब आप फॉर्म भरिए यूपीएससी का और अगली बार परीक्षा में बैठिए, और ईश्वर चाहेगा तो आपका इसके साथ परिणाम भी सकारात्मक आएगा। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप ये जो कोर्स है इसमें आपको मेंटोर्स की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके जो भी डाउट्स हैं वो 24 आवर आप फ़ोन कर सकते हैं। इसका मतलब 24 आवर का मतलब है कि जो कॉल करने का टाइम है आप कॉल कर सकते हैं। हाँ, आपको अगर वो उपलब्ध है तो आपके कॉल लेंगे, नहीं उपलब्धता है तो आपको बैक कॉल आएगा, ये इसमें है। कि आपको मेंटोर सारी चीज़ें, आपके जो भी डाउट्स हैं वो करेंगे, और कभी ऐसा लगता है कि आपके डाउट्स मेंटोर से नहीं हो पा रहे हैं तो मेंटोर्स आपके शिक्षक जिससे आप बात करना चाहते हैं उसको भी कनेक्ट कराते हैं। तो सारी सुविधाएं हैं। ज्ञानवाणी सेशन होता है जो हमारे मेंटोर्स अलग से पैनल में अनिल हैं। स्वरूप सर अनिल आते हैं स्वरूप उसमें। सर जो रिटायर आईएएस हैं, है ना, जिनकी किताबें बहुत सारी हैं, तो उनके द्वारा ज्ञानवाणी सेशन किया जाता है जिसमें जो भी पेड बैच के स्टूडेंट हैं वो अपने जो भी मोटिवेशन से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, या जिस भी तरीके के उनके सवाल हैं उसका भी उत्तर दिया जाता है। तो बहुत कुछ है, मतलब बैच में आपके लिए एक संपूर्ण जो आपको तैयार करना है उसमें कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो हम लोगों ने किसी तरीके से छोड़ा। अगर आप इस बैच के साथ जुड़ते हैं तो आपको फिर तैयारी के संबंध में हम कभी नहीं कहेंगे कि आप यहाँ जाओ या इन सोर्स को पकड़ो, इन सोर्स को पकड़ो। सारे सोर्स हम लोग आपको उपलब्ध करा रहे हैं, आपको बस मल्टीपल बार उसी को करना है। आशा ये रहती है और हम लोग का प्रयास ये रहता है कि आप सब लोगों को अपने इन प्रोग्राम्स के माध्यम से बहुत ऐसी जो
तकनीकी बिंदु जिसको आप अपनी तैयारी के दौरान नहीं पकड़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, उनको हम बहुत सहज रूप से आपको समझाने का प्रयास करें। और इस सेशन से भी हमें यही उम्मीद है कि आप उन बारीकियों को समझ पाए होंगे कि हमें करंट अफेयर्स के साथ दूसरे विषयों का तालमेल कैसा रखना है, किस तरीके का संबंध रखना है। फिर इसी तरीके के किसी दूसरे ज्ञानात्मक सेशन में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।